हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। माय नेम इज़ मेघना और आप सभी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनको ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा एग्ज़ाम उन्हें देना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक ग्रेजुएट हैं अभी, मतलब फ्रेश कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में आगे, राइट। हर एक डिफरेंट पर्सन अलग अलग फील्ड चूज करता है। कोई जॉब करने के लिए ट्राई करता है, कोई आगे और पढ़ने के लिए ट्राई करता है, राइट। और कुछ स्टूडेंट जो हैं कि कुछ जो मतलब लोग हैं वो मतलब आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं बेसिकली उनकी तरफ जाते हैं कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक स्टेबल लाइफ चाहिए और हमें सेटल होना है एक तरीके से। कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम हो जहाँ पे हम समझ पाएँ कि ये जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो भी डिमांड है क्या वो हम पूरी कर सकते हैं, क्या वो सिलेबस हम कवर कर सकते हैं और एट द एंड हम क्या उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें हमारे माइंड में रहती है, राइट, जब भी हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स भी आपके होते हैं, हर साल बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे। जैसे कि अब नेक्स्ट 2026 में आपके जो बैंकिंग एग्जाम्स होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होंगे। और यहाँ पे ये होता है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अब ये सोच मतलब ये डिसाइड करेगा कि चलो मैं बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करूं, तो क्या यहाँ पे आप इन बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो? क्या बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है? क्या आपको बहुत इंग्लिश आनी चाहिए उसके लिए? कितने सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत सिलेबस कंप्लीट करना होता है? ये सारे ही जो हमारे सवाल होते हैं माइंड में, आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं, ठीक है। सो ये वीडियो पूरा कवर करेगी कि क्या बैंकिंग एग्जाम टफ होते हैं आपके लिए, नहीं होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हैं तो यहाँ पे हम इनको कैसे आसान बना सकते हैं, कैसे हम लिमिटेड टाइम में, देखो ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत साल लगाने हैं यहाँ पे एग्जाम को क्लियर करने में, नहीं, हम कैसे लिमिटेड टाइम में एक अच्छी तैयारी के साथ एक फुल फ्लैश प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और किसी ना किसी एक एग्जाम को तो क्रैक कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके मल्टीपल एग्जाम होते हैं, सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, राइट। तो ये जो वीडियो है आपको एक ओवरव्यू दे देगी कि ये बैंकिंग एग्जाम्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, ये सारी ही इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएं कि आपको बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और कितना टाइम आप यहाँ पे देने वाले हैं खुद की तरफ से भी अपने करियर के अंदर। देखो गाइस, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होती है बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपका मतलब एज अ क्लर्क भी अगर आप बन रहे हैं तो यहाँ पे 40 to 45,000 आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे है आपकी। तो मतलब अब आप लगाइए कि यहाँ पे ये तो क्लर्क का है, राइट। इससे आगे ही आप धीरे धीरे जब बढ़ोगे तो इससे आगे ही बढ़ोगे। तो एक मतलब एक अगर आप बिगिनर हो, एक ग्रेजुएट पर्सन हो और नया या फिर करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में ही आपको अगर 40+ का सम मिल रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है। उसके बाद यू कैन डिसाइड आगे आपको और क्या 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 करना है फ्यूचर के अंदर, राइट। चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप ये ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। इन ई बुक्स के अंदर आपको पिछले जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस आपके होते हैं वो इन ई बुक्स के अंदर है, उनकी आंसर कीज भी है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहता है, क्या टाइप रहता है, ये एनालाइज आप खुद से कर पाओ और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को रख पाओ। आप आंसर्स भी चेक कर सकते हैं और ये ई बुक कंप्लीटली फ्री है। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको इस ई बुक्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप इनको सेव करके रख सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम अगर आगे बढ़ें तो ये आपका पूरा पार्ट होगा, जो मतलब ये पूरी चीज़ें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या बैंकिंग मेजर बैंकिंग एग्जाम्स क्या होते हैं, जो हर साल ही आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हर साल आपको ये बैंकिंग एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, तो आप उम्मीद लगा के चल सकते हो कि मैं इन एग्ज़ाम की, देखो अगर सपोज बहुत अगर आपने मतलब सपोज आपने मेहनत की बट हो गया कि किसी एग्जाम में नहीं हुआ, तो आप ये सोच के चलिए कि हर साल ही आपके एग्जाम आते हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, अगर हम मल्टीपल एग्जाम्स की बात करें तो क्या पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है जिसको हमें कवर करना है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, और क्या बैंकिंग एग्जाम सच में डिफिकल्ट है या फिर नहीं है, इस पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड देन एट द एंड वी विल डिस्कस कि आप अपनी तैयारी कैसे सही यहाँ पे चल स्टार्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक सही डिसीजन ले पाओगे ये डिसाइड करने में कि क्या अब आपको बैंकिंग एग्जाम्स की ही तैयारी करनी है इस साल या फिर नहीं करनी है, जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यही आपके जो एग्जाम्स है उनके बारे में हम बोल रहे थे।
मेजर बैंकिंग एग्जाम्स हैं आपके जो, ठीक है, ये मतलब एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क, ये मेजर बैंकिंग एग्जाम्स है, मतलब ये तो आपको हर साल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इनके अलावा भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनका एग्जाम पैटर्न कुछ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सिलेबस सेम होता है, जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे तैयार करोगे वही सब्जेक्ट आप उन एग्जाम्स में भी तैयार करोगे। जैसे कि आपका एक आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होता है, वो आता है आपका वैसे तो टाइम होता है कि 2 साल में एक बार दिख जाता है, ठीक है। आपका एलआईसी के एग्जाम्स हो गए, अभी कुछ टाइम पहले ही एक एलआईसी का एग्जाम हुआ है, तो एलआईसी एओ का आपका एग्जाम हो गया, असिस्टेंट का आपका एग्जाम हो गया यहाँ पे, ठीक है, एफसीआई का एग्जाम हो गया, और भी मल्टीपल कुछ आपके एग्जाम्स होते हैं जिनका पैटर्न और सिलेबस अगर आपने यहाँ तैयारी करी हुई है तो आप आराम से यहाँ पे भी कवर कर सकते हो। जैसे एक ईसीजीसीपीओ का अभी आपका फॉर्म आया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे, पर ये कभी कभी आती है, जैसे कि ये तो मेजर जो एग्जाम्स हैं वो आपको हर साल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बट ये जो एग्जाम्स हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। और इन्हीं का अगर ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल से आपका बैंकिंग एग्जाम जैसा ही है, तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये जो 6 एग्जाम्स आपके सामने दिख रहे हैं इनकी तैयारी करते हो तो और भी मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल रहते हो थ्रू योर प्रेपरेशन गाइस, ठीक है। जैसे आपके कुछ स्टेट लेवल एग्जाम हो गए, कॉर्पोरेटिव का कुछ ऐसा हो गया, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका पीओ, तो इसका मतलब 2 तरीके के एग्जाम हो गए, एक पीओ टाइप का हो गया और एक आपका क्लर्क टाइप का हो गया। आपका अगर टारगेट है कि मुझे एज अ पीओ बनना है बैंक में, एज अ असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे ले जाना है मुझे, ऑफिसर स्केल 1 जिसको बोलते हैं, आप तब अपना टारगेट कर सकते हैं, या फिर एज अ क्लर्क आपको जाना है तो आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स हैं और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है पीओ में और क्लर्क में, वैसे एक मेन डिफरेंस ये है कि इंटरव्यू का, पीओ में इंटरव्यू होता है, क्लर्क में इंटरव्यू आपका नहीं होता है, ठीक है। क्लैरिकल का अगर हम देखें तो प्रीलिम्स होता है आपका, मेंस का एग्जाम होता है, एंड देन एक फाइनल मेरिट लिस्ट, और वहां पे आपका सिलेक्शन उसके बाद डिसाइड हो जाता है। पीओ में वहां पे क्या होता है, आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है बीच में, और तब आपके पास एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जहां क्लर्क में सिर्फ और सिर्फ मेंस के स्कोर ऐड होते हैं, वहीं आपका पीओ में मेंस के स्कोर प्लस इंटरव्यू के स्कोर यहाँ पे ऐड होते हैं, एंड देन आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना जरूरी होता है यहाँ पे, ओके गाइस, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर जो दोनों में ही प्रीलिम्स होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग का ही होगा, क्वालिफाइंग नेचर होता है, बट याद रखिएगा इसको हल्के में नहीं लेना होता है पहले ही फेज को, कि आप सोचो कि क्वालिफाइंग है तो हम कर लेंगे क्वालिफाई, नहीं। बहुत सारे एक बच्चे होते हैं जो इस फेज में ही अटक जाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है क्वालिफाई करना, उतनी ही स्पीड और एक्यूरेसी रखना अपनी तैयारी में, और तब जाके मेंस में यहाँ पे प्रिपेयर होना। अब जैसे मैंने जो 6 एग्जाम्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, चलिए उनका हम पैटर्न समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, ये लेटेस्ट पैटर्न मैंने आप सभी के सामने रखा है। तो ये आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का पैटर्न है, जिसमें आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जो क्वांट्स वाला पार्ट है वो है ये। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का पार्ट आता है, 80 क्वेश्चन हैं आपके, 40-40, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 40 हैं। यहाँ पे होता है कि आपका इंग्लिश का कोई पार्ट नहीं है, योगदान नहीं है प्रीलिम्स के एग्जाम में आपका आरआरबीज में, ठीक है। सेम ऐसे ही आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का भी है, सेम पैटर्न है जैसा आपका ऑफिस असिस्टेंट का है। रीजनिंग क्वांट्स है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल क्लैरिकल से थोड़ा ऊपर होगा, ये आप खुद भी समझदार हैं कि समझ पाए कि क्लैरिकल जो होगा उसका लेवल पीओ वाले लेवल से थोड़ा सा आसान रहेगा हर एक एग्जाम के अंदर, ठीक है गाइस। तो ये आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें आरआरबी क्लर्क मेंस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक प्री है फिर एक मेंस भी है, तो यहाँ पे प्री का भी पैटर्न होगा और मेंस का भी पैटर्न होगा, क्योंकि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके सिर्फ और सिर्फ मेंस में ऐड होते हैं, ओके। चलो अब यहाँ पे आरआरबी क्लर्क और पीओ सॉरी आरआरबी पीओ मेंस का देखें तो दोनों का सिमिलर ही है बिल्कुल। आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेवल का ही फर्क रहेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका क्लर्क मेंस में तो रहेगा ही रहेगा। एक एडिशन है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है जैसे जो आरआरबीज के एग्जाम देते हैं बच्चे, उनमें ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश जो होती है, मतलब अंग्रेजी वाला जो पार्ट होता है वो वीक होता है, और वो हिंदी लैंग्वेज को चूज करते हैं और वो प्रिफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्हें ही अपने स्टेट में रहने का भी मौका मिल जाता है कि चलो अपने ही स्टेट से फिल करेंगे और अपने ही स्टेट में हमेशा के लिए काम करेंगे,
तो घर से पास रहेंगे। तो यहाँ पे पूरे टोटल आपके 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और 120 मतलब 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। सेम आपका आरआरबी पीओ मेंस में भी है कि रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है। मतलब इन दोनों में से आप एक चूज करते हो एग्जाम के अंदर। अगर आप इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करोगे, अगर हिंदी वाले सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो तो हिंदी करोगे। अब लैंग्वेज का मतलब ऐसा नहीं कि आपका ये वाला पेपर इंग्लिश हिंदी में आएगा, नहीं। पेपर में हर एक जो जैसे रीजनिंग हो गया, तो अगर इंग्लिश में है तो आपको हिंदी वाला ट्रांसलेशन वाला पार्ट भी दिया रहेगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आरआरबीस का हो गया। अब एसबीआई पीओ का करते हैं। काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो एसबीआई पीओ के एग्जाम को टारगेट करते हैं। एक तो आपका नेम, इसके पीछे जो है एसबीआई का नेम, ब्रांड वैल्यू जो होती है वो ऐड हो जाती है। साथ ही एक ये है कि जो सैलरी है, जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए, उसमें सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलती है वो एसबीआई पीओ को मिलती है। ठीक है, बट हाँ, आपको आपका काम भी जो होगा वो उसी हिसाब का आपको दिया जाएगा। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये प्रीलिम्स का एग्जाम का है, जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, तो ये तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी चारों बाकी के एग्जाम्स होंगे, मतलब आरआरबीज के अलावा बाकी आईबीपीएस एंड एसबीआई का जो एग्जाम है उसके अंदर ये तीनों ही सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगेन 100 मार्क्स का पेपर है। आपके पास 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट हर किसी के लिए है। ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आते हैं, क्वांटिटेटिव 30 नंबर का और 30 क्वेश्चन इसमें है, और रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन है आपके इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये मेंस का पार्ट है आपका एसबीआई पीओ मेंस का। इसके अंदर आप देख सकते हो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब ये कौन सा वाला पार्ट है। अब इसके अंदर जो है वो डीआई वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा और थोड़ा लेवल जो होगा वो डिफिकल्ट होगा गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट अगर हम बोल के चले यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज आपका यहाँ पे एक रहता है। और लास्ट में जब आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर खत्म हो जाएगा तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा नहीं है, बट एसबीआई पीओ में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है। डिस्क्रिप्टिव का सब जो सिलेबस है वो ये है, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग आपके पास यहाँ पे पेपर में दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास टोटल 170 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं, 3 आवर्स का पूरा पेपर होता है। अब अगेन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये ऐसे डरने की बात नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट है या फिर लेवल इसका डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट आता है, जैसे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग के अंदर। जनरल अवेयरनेस भी काफ़ी डिफिकल्ट रहता है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं हो सकती है, आप लोग सही तैयारी करोगे, अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे और सही चीज़ों को तैयार करोगे और स्पीड मेंटेन रखोगे, तो प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप ये आराम से क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया होता है। ठीक है, तो ये मत सोचेगा कि पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ये एग्जाम को क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट, अब एसबीआई पीओ हमने समझा, एसबीआई क्लर्क का समझते हैं। ये प्रीलिम्स का है आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि अब आपको यहाँ पे ये तीनों ही सब्जेक्ट मिलेंगे। प्रीलिम्स में सिमिलर ही होता है ऑलमोस्ट, कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स का टाइम मिलता है और ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। यहाँ पे 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी है, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से हैं, और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग आपको दी रहती है। ये जो टाइमिंग है आपकी अलग अलग सेक्शन की है, इसका मतलब है कि सेक्शनल टाइमिंग है यहाँ पे, कि हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया। अब जैसे ही 20 मिनट खत्म होते हैं ना, वैसे ही आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है गाइस पेपर के अंदर। सारा कुछ ये कंप्यूटर का ही है, कंप्यूटर में ही आपका पेपर होगा। एसबीआई क्लर्क मेंस में देखें तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका यहाँ पे एक ऐड हो गया है। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो आपका जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो 190 टोटल क्वेश्चंस है 200 मार्क्स के, और 2 आवर्स प्लस 40 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये चारों ही सब्जेक्ट आपके मेंस के लिए रहते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस में। लास्ट में अभी यहाँ पे बात करते हैं आईबीपीएस की। तो आईबीपीएस क्लर्क का आपके सामने ये दिख रहा है आपको। प्रीलिम्स में अगेन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग रहता है। आपके पास 60 मिनट्स है, सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है, आपके पास क्वेश्चंस का नंबर ये रहता है। मीडियम देखो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन न्यूमेरिकल और रीजनिंग के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका इंग्लिश में ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मेंस में आपका अगेन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट सेम ही है। आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट और
यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। अब यहाँ पे जब आप प्री से मेंस की तरफ जाते हो तो प्री में आपके पास जो लेवल होता है वो आसान होता है हर एक पेपर के अंदर, जैसे मैंने बताया, और आपके पास यहाँ पे जो मेंस का लेवल होता है वो आपका मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ यहाँ पे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपका आईबीपीएस पीयू मेंस, आईबीपीएस पीयू मेंस भी आपका एसबीआई पीयू मेंस, एसबीआई सॉरी आईबीपीएस पीयू प्रीलिम्स आपका एसबीआई पीयू जैसा एग्जाम है, मतलब दोनों की पोस्ट सिमिलर होती हैं। सैलरी में कुछ हजार का यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा दोनों के एग्जाम के अंदर, मतलब दोनों का एग्जाम जब आप क्लियर कर देते हो उसके बाद, और बाकी आपके पास सब्जेक्ट सेम रहते हैं, लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है दोनों ही एग्जाम्स का। तो ये भी आपके पास थोड़ा सा बाकी एग्जाम्स के प्रीलिम्स से ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में रहेगा, और यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई अगर आपने कर दिया तो आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो मेंस के लिए। इंग्लिश, क्वांट्स एंड आपका रीजनिंग यहाँ पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें मेंस की, तो जैसा आपने एसबीआई पीओ मेंस में देखा था, वहां यहाँ पे भी आपका एक डिस्क्रिप्टिव ऐड हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें एसे एंड कॉम्प्रहेंशन आएगा, 2 क्वेश्चन है आपके, 25 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और इंग्लिश इसका मीडियम होता है, 30 मिनट आपको इसके लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आपका रीजनिंग यहाँ है, जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस वगैरह आपके पास यहाँ पे है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस का जैसे मैंने आपको बताया दोनों भाई हैं। ठीक है, ये दोनों एक जैसे एग्जाम है। सिमिलरली अगर मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूं और आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं तो ये दोनों भी भाई हैं और इन दोनों का भी एग्जाम सिमिलर टाइप का ही रहेगा। ठीक है, लेवल भी बिल्कुल सिमिलर रहेगा, तो दोनों ही एग्जाम का लेवल बहुत सिमिलर है। तो आप ये चीज देखिए, आप हर एक एग्जाम को फिल तो जरूर कर रहे हैं, बट एक पढ़ाई से या एक सिलेबस कवर करने से, एक तैयारी से आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए है अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं सिलेबस क्या होता है पीओ एंड क्लर्क एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ पे आपका ये रीजनिंग का है। ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट जिसमें आपके पास ये सारी ही चीजें हैं। अगर मैं पीओ की बात करूँ तो हो सकता है उसमें डेटा सफिशिएंसी आ सकती है, बट चांसेस थोड़ा सा कम रहते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये चैप्टर आपके दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट की एरियाज दिखाए गए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे देख सकते हो आप, सिटिंग अरेंजमेंट पजल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। रीजनिंग में आपका यहाँ पे टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट एंड टाइप ऑफ पजल्स आपको मैंने दिखाई गई है, तो आपको ये टाइप यहाँ पे सॉल्व करने हैं, सीखने हैं मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वांट्स में अगर हम आगे बढ़ें तो क्वांट्स में आपका ये पूरा पार्ट रहता है गाइस आपका प्रीलिम्स में। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए इनको जरूर तैयार करिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास वैसे 3 पार्ट्स में आपका इंग्लिश रहता है, आपका कॉम्प्रहेंशन, वोकैब एंड ग्रामर का पार्ट। जैसे ग्रामर में आपका हो गया एरर डिटेक्शन हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे क्लोज टेस्ट स्पॉटिंग एरर वाला हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला आपका पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। कॉम्प्रहेंशन आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, प्रीलिम्स में सिर्फ एक ही कॉम्प्रहेंशन आता है, उसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पीओ का एग्जाम हो। देखो ये जो सारे के सारे मैंने अभी तक आपके सामने एग्जाम डिस्कस किए हैं, सिलेबस सबका सेम है, मतलब एक सिलेबस सबके लिए है, लेवल पे डिफरेंस है, बस हर किसी के लेवल और पैटर्न में डिफरेंस है। अगर हम मेंस की बात करें तो अब यहाँ पे अलग अलग एग्जाम के अलग अलग यहाँ पे सिलेबस रहेंगे। अगर जिसमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन लिखा है तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के दिखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज टाइप के दिखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको डिफिकल्ट लगेगा। डेटा सफिशिएंसी आपको यहाँ पे दिखेगा, कंपैरिजन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और भी कुछ फिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन से होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दिया गया है, फिलर बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस, मल्टीपल ऑप्शंस बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चन, ये आपको सामने पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको तैयार रखना है अपने एग्जाम के लिए। अब जैसे जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो उसमें आपका सारे ही पार्ट्स अगेन सिमिलर टाइप में ही आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, एनालिसिस सफिशिएंट आएगा आपका, सॉरी डेटा सफिशिएंसी आएगा, अरिथमेटिक का सेक्शन आएगा। ठीक है, रीजनिंग जो है मेंस के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा जो आपका यहाँ पे ऐड होता है, एक मशीन इनपुट आउटपुट ऐड हो गया, एक आपका यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी तो आएगा ही आएगा अब मेंस में, और क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट जिसमें आपके पास ऐसे होता है स्टेटमेंट दी रहती है, रीड करना है, समझना है, एंड उसके बेस पे आंसर कुछ पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, वो आंसर करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी, और यहाँ पे आपको ये तैयार करने हैं जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं हर एक चैप्टर के अंदर, वो आपको यहाँ पे तैयार करने करके जाना है एग्जाम
एग्जाम में। ओके गाइज, तो ये आपका हो गया रीजनिंग का। नेक्स्ट इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आपका अगेन सिलेबस सेम ही रहता है, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि स्टार्टर्स हो गया, कनेक्टर्स हो गया, आपका कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नहीं आएगा मेंस में, 2-3 कॉम्प्रहेंशन आपके यहाँ पे मेंस में ऐड रहते हैं। क्लोज टेस्ट आपका हो जाएगा पैराजम्बल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, डबल टाइप के, ट्रिपल टाइप के फिलिंग द ब्लैंक्स बड़े बड़े, ठीक है, और आपका पैराग्राफ कंप्लीशन होता है यहाँ पे आपका मेंस में जो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी में आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे काफी ध्यान देना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे काफी ध्यान देना है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एमओयूज हो रहे हैं, नेशनल करंट अफेयर, ये सारी ही चीजें आपकी आपके जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, आरबीआई न्यूज क्या है, कमिटीज काउंसिल जो बनी है उसने क्या डिसीजन लिया है, या किस चीज पे अभी यहाँ पे स्टडी चल रही है, तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस में। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। अब जहां से भी आप तैयारी करते हैं वहां पे ये सारी चीजें दी रहती हैं, ठीक है, जिस भी सोर्स से आप बाद में तैयारी करने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज, जैसे आरआरबी जो पीओ और क्लर्क हैं, बाकियों में आपने नहीं देखा होगा, सिर्फ आरआरबी के एग्जाम में आपके कंप्यूटर नॉलेज का एक सब्जेक्ट होता है। अगेन आपका यहाँ पे स्कोर इसके इंपॉर्टेंट है, मेंस में रहेगा, ठीक है, तो स्कोरिंग है। और यहाँ पे आपको ये सारा सिलेबस जो है वो कंप्यूटर नॉलेज का है। नेक्स्ट आपका हिंदी लैंग्वेज, जो बच्चे अगर हिंदी लैंग्वेज चूज करने वाले हैं तो उनके लिए ये सिलेबस रहता है हिंदी में, ये सब्जेक्ट्स आप मतलब ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके हिंदी में बनते हैं। चलिए, तो ये सारा ही हमने एग्जाम पैटर्न एक डिस्कस किया। अब बात आती है कि यहाँ पे हम तैयारी कैसे करते हैं। तो गाइज अगर आप जैसे देखो, अभी तो आपको कोई नोटिफिकेशन इसके बाद न्यू एग्जाम्स के लिए कुछ टाइम तक नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक चीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हमेशा यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए वेट मत करिएगा। डू नॉट वेट फॉर नोटिफिकेशन। आपको क्या करना है, अब आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम तो आएगा ही आएगा। ये जो 6 एग्जाम्स हैं इनकी तैयारी आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। एक सही समय अपने लिए रखिए, इन्वेस्ट करिए कि मैं इस समय में शांति पूर्वक अपनी तैयारी रखूं और स्ट्रांग बनूं। मतलब स्ट्रांग कैसे बनोगे, पहले आप लर्न करोगे हर चीजें, पहले आप बेसिक सीखोगे, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का बेसिक समझोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, और तब जाके आप यहाँ पे एक हैबिचुअल हो जाओगे, एक स्पीड के, एक एक्यूरेसी के, एक अंडरस्टैंडिंग के हैबिचुअल हो जाओगे। तो प्रैक्टिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन योर बैंकिंग एग्जाम्स, इन ईच सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो जनरल अवेयरनेस क्यों ना हो। ठीक है, तो आपने बेसिक्स के किया, प्रैक्टिस किया, आपने स्टार्टिंग डे 1 से ही तय करना है कि आपको लास्ट फेज तक रुकना है यहाँ पे और क्लियर करना है। तो उसके लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, क्योंकि देखो आपका फेज 1 हो गया प्री का, फिर उसमें क्वालिफाई किया, फिर आपने मेंस में जाना है। अब इसमें काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो पहले प्री तो क्लियर हो जाए तब मेंस को देखेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप नई तैयारी कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे समय प्री के बाद नहीं रहता है। प्री से लेकर मेंस के बीच में आपको उतना समय नहीं मिलने वाला है तैयारी करने का शांतिपूर्वक। ठीक है, अब ये जब एग्जाम्स आते हैं आपके बैंकिंग एग्जाम एक के बाद एक आते हैं, जैसे नोटिफिकेशन एक एग्जाम का है, फिर दूसरे एग्जाम का आ जाता है, फिर तीसरे एग्जाम का आता है, तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किस पे ध्यान दें। ठीक है, तो आप अभी अपने समय लीजिए अच्छे से, अपने डिसाइड करिए कि आप यहाँ पे तैयारी करोगे, और उसके हिसाब से आप डे 1 से ही डिसाइड करो कि आपको क्या क्या चीज़ें डिमांड में है, और प्री प्लस मेंस की तैयारी स्टार्टिंग से ही करनी है। तो लर्न करिए, सब सब चीज़ें प्रैक्टिस करिए, और खुद को टेस्ट करते रहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ याद रखिएगा अपने माइंड में कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर प्री प्लस मेंस साइमल्टेनियसली फ्रॉम डे 1। अब ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए तैयारी करो, नहीं, अभी आप सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दोगे। पेपर पे तब आप ध्यान दोगे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है और आपने सारी तैयारी को अब एग्जीक्यूट करना है और टेस्ट देना है। ठीक है, आपको सिलेबस समझकर, प्री और प्लस मेंस का सिलेबस समझकर उसकी तैयारी करनी है। सपोज आप किसी एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, एक क्वांट्स में आपका चैप्टर है रेशो प्रोपोर्शन, तो रेशो प्रोपोर्शन के आपके इजी लेवल के क्वेश्चंस भी कवर होने चाहिए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी कवर होने चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ से कवर होने चाहिए आपके। ठीक है, तो ऐसे तरीके से आप एक चैप्टर को पढ़ो तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। अभी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, ठीक है, ट्रिक्स भी ध्यान रखनी है ताकि आप प्री को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ हर एग्जाम के।
इंग्लिश और जियो को स्कोरिंग रखो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जो जीए वाला पार्ट है उसको याद करके मतलब कुछ नहीं होगा। आप जितना जीए में अच्छा स्कोर करोगे, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे, आपके चांसेस उतने ही हाई रहते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, करंट अफेयर वाला जो पार्ट है आपको डे 1 से स्टार्ट करना है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है आपकी बाद में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, उसको ऐसे नहीं कि आप जाने दो, छोड़ दो कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं नहीं, पेपर के बाद स्टार्ट नहीं करना है इसको, प्रीलिम्स के आपको इसको पहले से फोकस में जरूर रखना है। तो रीडिंग हैबिट जितनी बनाओगे अपनी, उतना आपके लिए यहाँ पे एडवांटेजियस होगा। नेक्स्ट आपको मॉक टेस्ट, जहाँ पे होते हैं टेस्ट, देखो गाइस पहले आप लर्न करोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे और साथ में अपने आप को टेस्ट करोगे। तो टेस्ट कैसे करोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मल्टीपल मॉक टेस्ट दोगे, उसमें अपने मार्क्स को देखोगे, फिर देखोगे कि गलतियां कहाँ हो रही है, इंप्रूवमेंट कहाँ नीडेड है। तो वो सारी चीजें, वो जो गलतियां आपसे हो रही हैं उनको इंप्रूव करोगे आप ठीक है। आप यहाँ पे उसमें वर्क करोगे, अपने वीक एरियाज को देखोगे और उन पे वर्क करोगे आप। तो ये सारा जो है आप मॉक टेस्ट से सीखते हो। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते रहनी है और राइट सोर्सेज को आपको यहाँ पे मतलब फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि चार चार मल्टीपल मल्टीपल सोर्सेज आप कर रहे हैं, जो भी एक सोर्स आप यहाँ पे फॉलो करोगे उस पे आप ट्रस्ट करिएगा और उससे आप प्रैक्टिस करो। एक दो सोर्स जो भी हैं आपके, वहां से आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना है। अब यहाँ पे अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की 2026 की तैयारी करते हो, तो आपके लिए बैंकिंग एग्जाम महापैक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पहले तो इन 6 एग्जाम्स को कंप्लीटली टारगेट करने वाला है। और यहाँ पे आप क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मिलेंगी, आपको टॉपिक वाइज आपको टेस्ट भी मिलेंगे साथ में। मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस है, आपके हर एक चैप्टर अच्छे से कवर हो रखा है। प्री प्लस मेंस के लेवल के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से आपका कवर हो रखा है। करंट अफेयर के भी आपको यहाँ पे मटेरियल मिलने वाला है, कंपाइलेशन मंथली एंड एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी आपको यहाँ पे फॉर्डर मटेरियल कंप्लीट मिलता है। नेक्स्ट कंप्यूटर क्लासेस के आपके नोट्स हैं, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी आपकी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट आपके हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे मॉक टेस्ट हैं आपके पीओ लेवल, क्लर्क लेवल के। फुल लेंथ टेस्ट भी आपके होंगे प्रीलिम्स और मेंस लेवल के। अगर जैसे हर एक एग्जाम का अलग अलग लेटेस्ट पैटर्न में आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके पास जो प्रीलिम्स और मेंस, ये यहाँ पे मिलेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस गाइज, अगर आप इंटरव्यू तक यहाँ पे पहुंचते हो तो इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलेगा। एंड एक मेंटोर सपोर्ट मिलेगा, कभी भी कोई आपको दिक्कत हो गई, कोई आपको परेशानी हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर पढ़ाई कैसे करनी है, एक मेंटोर सपोर्ट आपको चाहिए डायरेक्टली इंडिविजुअली, तो वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिलता है इस कोर्स के अंदर। वैलिडिटी एज यू कैन सी, आप ये वैलिडिटीज इनमें से चूज कर सकते हो। और इस पूरे कोर्स के अंदर आप कैसे एनरोल करोगे, 3 तरीके हैं। फर्स्ट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां से बैंकिंग कोर्सेज चूज कर सकते हो। एंड थर्ड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप भी है तो ऐप से भी आप यहाँ पे इसमें एनरोल कर सकते हो और चीजें देख सकते हो। ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब चैनल को भी आप फोकस फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें आपकी कवर होती हैं। ऑलरेडी आपकी एक सीरीज चल रही है जो आपकी न्यू सीरीज है अभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे हम पजल्स कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हम डेटा इंटरप्रिटेशन कवर कर रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, तो वो आप फॉलो ज़रूर करिएगा। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा देती हूँ साथ के साथ कि ये edutap.in वेबसाइट अगर आप विजिट करते हो तो आपको यहाँ पे कैसे दिखती हैं सारी चीजें। ये आपका edutap.in वेबसाइट है, कोर्सेज पे आपको जाना है, कोर्सेज से आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे की साइड को और आपको यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज का ये दिख जाएगा। ठीक है, बैंकिंग महापैक। नो पोर पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स भी दिखेंगे, तो डेमो लेक्चर्स भी जरूर देखिएगा। इन लेक्चर्स के थ्रू या इन डेमो मटेरियल के थ्रू आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि क्या आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इज इट गोइंग टू हेल्प यू और नॉट। ये सारी ही चीज़ें कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप इनको आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है या ऐसा कोई पर्सन है जो रेगुलेटरी बॉडीज जैसे आरबीआई के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो यहाँ पे आप आरबीआई प्लस बैंकिंग एग्जाम दोनों को फोकस में कर सकते हो और आपको अलग अलग चीज़ें नहीं लेनी पड़ेगी, आप यहीं पे एक ही जगह से यहाँ पे चीज़ें ले सकते हो। तो आप यहाँ पे इस कोर्स को भी कंसिडर कर सकते हो इफ इट इज योर टारगेट। ठीक है गाइज, तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको सारी चीजें सच में समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो
इफ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि आप अब बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, ये सिलेबस जो है आप कवर कर सकते हो आराम से, आपका जो पैटर्न है आपको लग रहा है कि आसान है, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पे मुश्किल कुछ भी नहीं है। इफ यू हैव डिसाइडेड कि आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, तो 8 से 10 महीने भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 8 से 10 महीने विद द एग्जाम ऑल्सो, मतलब 4 से 5 महीने की एक बहुत रिगरस प्रैक्टिस, एक रिगरस अच्छी प्रिपरेशन, और उसके बाद 3-4 महीने का आपका एग्जाम, जो आपका फेज होता है पूरा, जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो, मेंस क्वालिफाई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 8 से 10 महीने में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, एंड ये भी हो सकता है अगर सही तरीके से आपने सब कुछ किया है, तो आपका 1 साल के अंदर अंदर सारी चीज़, आपको जॉब भी ऑफर मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिसाइड योर टाइमिंग, लिमिटेड टाइम में आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो, बट येस, आप डे 1 से कंसिस्टेंट जरूर रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।